ओके। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कुणाल है और आज का जो अपना टॉपिक है जो अपने DICS चैनल पे डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। क्लियर? ये आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई अपने ये डिस्कस करेंगे और काफ़ी टाइम UPSC ने इसको पूछा भी है अलग अलग जरिए से। इंडो ग्रीक्स, जब मैं इंडो ग्रीक्स डिस्कस करूं तब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिखा हुई चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ जिसको अपने कहते हैं पोस्ट मॉरियंस। पोस्ट मॉरियंस की जो टाइमलाइन थी 200 BC से लेके 300 AD तक, यहां तक चली थी। मतलब आप देख सकते हो कि ये 500 साल का पीरियड था पूरा, 500 ईयर्स का पूरा ये पीरियड चला था। 500 ईयर्स पे बहुत सारी चीजें हो सकती है पूरी। आप देख सकते हो कि भी 50 सालों में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। अरे 2 सालों के अंदर आप देख सकते हो जियोपॉलिटिक्स कितनी चेंज हुई है अपनी। पहले अपने अमेरिका के साथ थे, क्लियर, फिर धीरे 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 अपने ये शंघाई कोऑपरेशन के साथ, अब ब्रिक्स और उनके साथ थोड़े जुड़ने लगे हैं वापस से। क्लियर, आप देख सकते हो 2 साल के अंदर एक फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है। तो 500 साल में तो क्या क्या हुआ होगा। क्लियर, तो पोस्ट मॉरियंस मतलब एक चीज कि भाई मॉरियंस के बाद वाली सोसाइटीज में भारत में क्या होने लगा था। अब समझिए, मौर्यन डायनेस्टी भारत की काफी पावरफुल डायनेस्टी थी, काफी पावरफुल डायनेस्टी थी। आपने मैप भी देखा होगा कि काफी कंसोलिडेटेड मैप था, काफी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, मगध से रूल कर रहे थे, काफी पावरफुल लोग थे ये लोग। लेकिन आने वाले टाइम पे कोई भी चीज होती है उसका डिक्लाइन होता ही होता है। पूरी ये चेन की तरह होता है सब कुछ, ट्रफ एंड क्रैश आते रहते हैं सबकी लाइफ में। तो मॉरियंस के साथ भी यही हुआ कि मॉरियंस एक टाइम पे बहुत पावरफुल थे, लेकिन आने वाले टाइम पे मॉरियंस लोग वीक हो गए। और जैसे ही मॉरियंस लोग वीक हुए, यू विल फाइंड न्यू डायनेस्टीज इन इंडिया। ठीक है, लाइक सतवाहंस जो आंध्र और महाराष्ट्र के रीजन्स में रूल करने लगी थी, डेक्कनी इलाकों में। फिर शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, ये सब न्यू न्यू डायनेस्टी आती रही क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा शुंगा से कानवा निकले थे। ठीक है, इस तरह न्यू न्यू डायनेस्टी का जन्म होता रहा। अब ये तो मैंने इंडिया की बात की, वैसे मैं सेंट्रल एशिया की बात करता हूँ। थोड़ा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूँ तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल एशिया में भी कंटेम्पररी सेम सिचुएशन चल रही थी। जैसे इंडिया में मॉरियंस पावरफुल थे, वैसे सेंट्रल एशिया में एक डायनेस्टी पावरफुल थी जिसको अपने कहते हैं सेल्यूकिड डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? सेल्यूकिड डायनेस्टी। आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकोटर का। उसके मैट्रिमोनियल अलायंस भी किए थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्लियर, तो जैसे इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी पावरफुल थी, सेंट्रल एशिया में सेल्यूकिड डायनेस्टी पावरफुल थी। और जैसे ही सेल्यूकिड डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई तो यू विल फाइंड न्यू डायनेस्टीज इन सेंट्रल एशिया। भारत की कंडीशन अलग है, सेंट्रल एशिया की कंडीशन अलग है, दैट्स वाई थोड़ा कल्चर डिफरेंस भी होगा। क्लियर, लेकिन सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहां पे हमेशा सर्वाइवल का सवाल रहता है। हाँ, वहां पे एक चीज फायदे की है, एक चीज फायदे की है कि वहां से सिल्क रूट जाता है। सिल्क रूट के अलावा वहां पे थोड़ा सर्वाइव करना हार्श टेम्परेचर में मुश्किल था। क्लियर, दैट्स वाई ये जो न्यू डायनेस्टीज थी छोटी छोटी, उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया। तो ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। तो मैं जब ये न्यू डायनेस्टीज की बात करूं सेंट्रल एशिया की, तो वो कौन कौन सी ट्राइब्स थी वो अपने देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी ट्राइब्स जो भारत में आती है। सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, जिसके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं शक क्षत्रप्स, आफ्टरवर्ड्स पार्थियंस एंड आफ्टरवर्ड्स कुशल्स। ये लोग धीरे धीरे भारत में आते हैं। ये लोग अपने आप में भी लड़ते हैं फॉर द पावर स्ट्रगल, और इंडियन किंग्स के साथ भी लड़ते हैं फॉर द पावर स्ट्रगल। ठीक है, इंडो ग्रीक्स है, शक क्षत्रप्स है, पार्थियंस है, कुशल्स है। ठीक है, प्लस ये लोग सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स थी, इसलिए ये लोग शाखाओं में आए थे, ब्रांचेस में आए थे। ठीक है, जैसे एक मेन किंग होता है, मैं सपोज मेन किंग हूं, मैं मेरे गवर्नर को कहता हूं कि जा भाई तू भारत के इस इलाके में, ठीक है, वॉर करके या कुछ भी करके अपने एरिया का फैलावा कर। मेरा गवर्नर जाएगा वहां पे वॉर वगैरह करेगा। उसके बाद मेरे गवर्नर को लगेगा कि ये जो मैं हूं, मतलब पर्टिकुलर किंग है, वो धीरे धीरे वीक हो रहा है,
तो मेरा गवर्नर क्या करेगा, वहां से थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा मुझसे। क्लियर? जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं मराठास का। मराठास में आपको पता है होलकर्स आते हैं, फिर सिंधिया आते हैं, ठीक है, सब तो मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, गायकवाड़ आते हैं। ये सब एक्चुअली पार्ट तो थे मराठा एम्पायर का ही, लेकिन ये लोग क्या थे, मराठास के गवर्नर्स थे। होलकर्स आपको पता है इंदौर से, ठीक है, ग्वालियर ये गायकवाड़ आपको पता है बड़ौदा से, सिंधिया आपको पता है ग्वालियर से, और होलकर इंदौर से। ये लोग कौन थे, मराठा के गवर्नर्स ही थे, लेकिन आने वाले टाइम पे ये लोग अपने आप से लड़ने लगे और इंडिपेंडेंट हो गए मराठा एम्पायर से। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अलग से डील की। तो यू विल फाइंड कि भाई ये सब जगह होता है कि पहले मराठा एम्पायर का ही ये लोग पार्ट थे। होलकर जो इंदौर से थे, सिंधिया जो ग्वालियर से थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा से थे। लेकिन आने वाले टाइम पे आपने देखा कि ये जो मराठा सरदार थे वो भी क्या हो गए, मराठा एम्पायर से अलग हो गए और उन्होंने अपनी न्यू शाखाएं बना ली। क्लियर? सेम गोज टू हियर। इंडो ग्रीक्स की जो मैं बात करूं स्पेशली, क्योंकि आज अपने ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लोग 3 शाखा में आए थे। एक थी बैक्ट्रियन शाखा, मतलब अफगानिस्तान वाली शाखा, उसके बाद तक्षशिला, और उसके बाद सकाला, पंजाब में है, जिसको अपने कहते हैं सियालकोट। ये 3 शाखाओं में आए थे, ठीक है, इंडो ग्रीक्स लोग। बैक्ट्रिया जो सबसे अफगानिस्तान वाली, फिर थोड़ा और अंदर आए तो पाकिस्तान में तक्षशिला, थोड़ा और अंदर आए तो इंडिया और पाकिस्तान की आज के टाइम पे बॉर्डर है जो सकाला, वहां से उन्होंने न्यू कैपिटल बनाया। तो ये लोग 3 शाखाओं में आए थे। लेट्स सी, मैप में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये मैप बताता हूँ, इनिशियल एम्पायर ऑफ द इंडो ग्रीक्स, क्योंकि इंडो ग्रीक्स सबसे पहले आए थे। आप देख सकते हो क्लास, ये बैक्ट्रिया ऊपर जो आपको थोड़ा दिख रहा हो, फिर ये तक्षशिला, फिर नीचे ही ये सकाला। ये धीरे धीरे करके देखो ये लोग अंदर आ रहे हैं। क्लियर? ये इनिशियल मैप है इंडो ग्रीक्स का। फिर आने वाले टाइम पे इंडो ग्रीक्स यहाँ तक सीमित रह गए। उसके बाद उनको अदर किंग्स की भी कंपटीशन मिली, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडो सिंथियंस। इंडो सिंथियंस मतलब मैंने अभी लिखवाया था शक क्षत्रप्स, ठीक है, शक क्षत्रप्स की भी इनके साथ लड़ाइयाँ हुई। ये तोचेरियंस युइची लिखा है मैंने, इसका मतलब है कुशांस, ठीक है, वो भी पावरफुल होने लगे। मैंने पहले ही बताया कि ये लोग पावर स्ट्रगल के साथ लड़ने लगे थे एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई लास्ट में इंडो ग्रीक्स यहाँ तक सीमित रह गए, पहले इनका एम्पायर बड़ा था। तो लेट्स सी कि इंडो ग्रीक्स जब आए थे तो क्या क्या असर देखने मिली थी भारत में। क्लियर? सबसे पहली मैं बात करूं तो इकोनॉमी, बिकॉज यू नो इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कोई भी राज्य का फैलावा करने के लिए। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। क्योंकि कोई भी नई डायनेस्टी आती है तो ये जरूर बताने की कोशिश करती है कि हम लोग भारत में आए हैं और कुछ ना कुछ तरीके से, कोई ना कोई तरीके से हम भारत की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले ये इंडो ग्रीक्स किंग जो आए थे, उन्होंने इकोनॉमी में अपना योगदान देने के लिए कॉइन्स निकाले। कोई भी राजा ये करेगा। ये देखो इनके कॉइन्स, ये देखो इनके कॉइन्स में आपको एक खासियत देखने मिलती है। इनके कॉइन्स कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके कॉइन्स में अपने को थोड़ा गोल्ड देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? गोल्ड, थोड़ा, ज्यादा नहीं, प्योर गोल्ड कॉइन नहीं थे लेकिन थोड़ा बहुत गोल्ड देखने मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि भाई दे वर द फर्स्ट रूलर्स। भारत में ऐसे ये फर्स्ट रूलर आए थे, फर्स्ट रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू करना शुरू किया था। देखो इनके पहले भी भारत में गोल्ड कॉइन्स थे। लोगों का जो अलग मानसिकता है कि भाई भारत में गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स लेके आए, नहीं भाई, भारत में इससे पहले भी गोल्ड कॉइन थे। ऋग्वेदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन का जिक्र है जिसको अपने कहते हैं निष्का कॉइन्स। क्लियर? वैसे ही क्लास भारत में पहले गोल्ड कॉइन्स थे, इनके पहले भी भारत में गोल्ड कॉइन्स थे, लेकिन पहले भारत में जो गोल्ड कॉइन्स का ट्रेडिंग होता था वो सिर्फ ट्रेडर्स के अंदर अंदर होता था, ठीक है। ट्रेडर्स या जो रिच पर्संस होते हैं वो लोग अपने आप में ट्रेडिंग करते थे गोल्ड कॉइन का। क्लियर? लेकिन दे वर द फर्स्ट किंग, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट किंग
जिन्होंने सेंट्रलाइज वे से इश्यू किए थे कॉइन्स को। क्लियर? सेंट्रलाइज वे से। इश्यू ऑफ गोल्ड कॉइन। ठीक है, इसके पहले भी गोल्ड कॉइन थे, लेकिन वो राजा इश्यू नहीं करता था वो गोल्ड कॉइन को। वो जो प्रजाजन होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने आप में उससे ट्रेडिंग थोड़ा बहुत करते थे। जैसे आपको पता होगा कि बिटकॉइंस, तो बिटकॉइंस क्या है, उसमें कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है। क्लियर? वैसे ही क्लास भारत में इसके पहले जो गोल्ड कॉइन्स यूज हो रहे थे, उसमें कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं थी, वो अपने आप में क्लियर ट्रेडर्स ट्रेड करते थे। लेकिन यहाँ पे इंडो ग्रीक्स वर दी फर्स्ट जिन्होंने सेंट्रलाइजली इश्यू किए थे गोल्ड कॉइन्स को। क्लियर? कल्चरल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो किंग की इमेज, किंग इमेज। ठीक है, और क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से थे, इनकी मदर टंग ग्रीक थी, दैट्स वाई इनके कॉइन्स में आप दो भाषा देखते हो। सबसे पहले ग्रीक, जब वो भारत में आए तो पाली, खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो इनके जो कॉइन्स में आपको द्विभाषा के कॉइन्स देखने मिलते हैं, बायलिंगुअल कॉइन्स देखने मिलते हैं। बायलिंगुअल कॉइन्स, एक साइड ग्रीक भाषा और दूसरी साइड पाली भाषा। ठीक है, कौन सी? पाली भाषा, लेकिन लिपि कौन सी? खरोष्टी। लिपि कौन सी? खरोष्टी। फिर ये लोग यूरोप से आए थे, और सॉरी सेंट्रल एशिया से आए थे, और सेंट्रल एशिया वगैरह का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा हार्श क्लाइमेट है। क्लियर? ठंड भी बहुत पड़ती है, और दैट्स वाई ये ठंड वगैरह की वजह से वो इलाके में ठंड की वजह से लोग हर रोज नहीं नहाते थे क्लास। दैट्स वाई ये लोग गुड क्वालिटी ऑफ परफ्यूम्स भी लेके आए थे, गुड क्वालिटी ऑफ परफ्यूम्स। दैट्स वाई इनको अपने कहते थे यवन गंधिका। इनको अपने क्या कहते थे? यवन गंधिका। यवन मतलब ग्रीक। क्लियर? और एक चीज इन्होंने की थी, इनके आने से यूरोप के साथ अपना ट्रेड बढ़ गया था, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एशिया जो है वहां पे सिल्क रूट लोकेटेड है, तो अपना ट्रेड और अच्छे से बढ़ गया था यूरोप के साथ। थर्ड चीज, मिलिट्री गवर्नर्स। वो लोग कौन थे? मिलिट्री गवर्नर्स थे। देखो क्लास, मौर्यन पीरियड में गवर्नर का रोल अलग रहता है। गवर्नर का रोल एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, और सेनापति का रोल मिलिट्री का रहता है। ये मौर्यन पीरियड में अभी तक चल रहा था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफी वार्स है, डाइवर्स है। ठीक है, दैट्स वाई यहां पे अलग अलग पर्सन्स को अपने को रखना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल एशिया में ज्यादातर इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। उनकी इकोनॉमी एक चीज पे ही चलती थी, सिल्क रूट पर। एक है सिल्क रूट और दूसरी थी लूटफाट, उन पे उनकी इकोनॉमी चल रही थी। दैट्स वाई यहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या करते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स को ही गवर्नर्स घोषित कर देते थे कि तू ही मिलिट्री वाला, तू ही गवर्नर। मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी तू ही संभालेगा और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी तू ही संभालेगा। सेम गोज टू दिल्ली सल्तनत, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे, दिल्ली सल्तनत वाले टर्क से। वहां पे भी वो लोग एक सिस्टम देखा है, आपके एनसीईआरटी में पढ़ लेना, इक्तेदारी सिस्टम। इक्तेदारी सिस्टम में भी सेम चीज होती थी, पर्टिकुलर इक्तेदार वॉर्स भी करता है और पर्टिकुलर इक्तेदार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालता है। यहां पे भी सेम चीज, सेंट्रल एशिया है, दैट्स वाई। उसके बाद सोसाइटी में ज्यादातर इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, और किताब भी लिखने में आई मिलिंद पहनो नाम की। कौन सी बेटा? मिलिंद पहनो, जिसमें डायलॉग्स थे किंग मिनेंदर के बीच में एंड बुद्धिस्ट जो मॉन्ग थे नागसेन के बीच में। फिर मिनेंदर नाम के जो किंग थे, इंडो ग्रीक किंग, उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर? मतलब बुद्धिज्म जो था
वो उस वक्त इंडो ग्रीक्स में फेमस था। क्लियर। और एक किताब भी लिखी थी, मिलिंद पहनो नाम की किताब लिखने में आई थी, जो बताती थी डायलॉग्स बिटवीन मिनेंदर एंड नागसेन। क्लियर। और एक चीज़ आपको सोसाइटी में देखने मिली कि जब ये लोग आए थे, क्लियर, ये लोग क्लास अपने साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? एस्ट्रोलॉजी। ग्रीक एस्ट्रोलॉजी की असर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पड़ी। ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में अपने उसको कहते हैं हॉरोस्कोप। क्या कहते हैं? हॉरोस्कोप। ग्रीक एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं बेटा? हॉरोस्कोप। उसकी असर अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पड़ी। दैट्स वाई इंडिया के लोग उसको कहते थे होरार शास्त्र। क्या कहते थे? होरार शास्त्र। ठीक है। उसके बाद कल्चर में भी बहुत चीजें देखने मिली। ये लोग क्लास अपने साथ गुड क्वालिटी ऑफ हेलमेट्स लेके आए, क्योंकि लड़ाकू लोग थे। हेलमेट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। दूसरा, बिग बूट्स लेके आए, बड़े बड़े बूट्स, क्योंकि पहाड़ी इलाके में थे इसलिए बड़े बड़े बूट्स भी अपने को देखने मिले। दूसरी चीज, कल्चर ओरिएंटेड की बात करूं तो काफी सारे ग्रीक एम्बेसडर जो थे वो इंडिया की कोर्ट में रहते थे, इंडियन किंग्स की कोर्ट में रहते थे, जिसमें एक फेमस एम्बेसडर था जिसका नाम था हेलिडोरस। ये हेलिडोरस नाम का एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था। वो शुंगा की कोर्ट में था। किसकी कोर्ट में था? शुंगा की कोर्ट में, शुंगा डायनेस्टी की कोर्ट में। शुंगा डायनेस्टी वाज द इंडियन डायनेस्टी एंड हेलिडोरस था, वो इंडो ग्रीक था, एम्बेसडर था, राजदूत था। प्लस हेलिडोरस ने वैष्णविज्म को एक्सेप्ट किया था। किसको एक्सेप्ट किया था? वैष्णविज्म। और इसका प्रूफ अपने को मिलता है बैसनगर पिल्लर से। किससे बेटा? बैसनगर पिल्लर से, मध्य प्रदेश में है, विदिशा। वहां पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है हेलिडोरस जी ने कि मैंने वैष्णविज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा खुद हेलिडोरस जी ने लिखा है। और लास्ट चीज, ड्रामा में आप देखते हो कर्टेन्स बंद खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। ये जो कर्टेन्स वाली प्रथा है ड्रामा के वक्त, पहले इंडिया में ड्रामा में कर्टेन्स यूज नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद कर्टेन्स जो ड्रामा में यूज होने लगे वो एक्चुअली इंडो ग्रीक्स लोग लेके आए हैं। तो इंडो ग्रीक्स लोगों की ज़्यादातर यह असर पड़ी है अपने भारतीय कल्चर पर। क्लियर। ट्रेड अच्छा हो गया है, कॉइन्स आपको अलग टाइप के देखने मिले हैं। ठीक है। तो ये था इंडो ग्रीस का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।